जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा मूवमेंट, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वॉलेट सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो इस पूरे वीडियो का थीम है। फर्स्ट वर्ल्ड वार वो आपका शुरू होता है 1914 से लेके 1914 में शुरू होता है और 1918 तक चलता है। महात्मा गांधी ये गलती कर दिए कि वो उनकी बात को मान लिए, ठीक है, और उनकी बात को मानने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ गई भारतीयों पे, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित श्रीवास्तव, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ मेंटर 2.0। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखने वाले हैं। हम इस पूरे वीडियो में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, ये क्यों स्टार्ट हुआ और इसके कारण क्या थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उसके कुछ कारण और इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में नॉन कॉपरेशन के कॉज और इम्पैक्ट को देखेंगे और साथ में इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना सक्सेसफुल चल रहा था, फिर भी महात्मा गांधी द्वारा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया जाता है, ठीक है। ये पूरा इस वीडियो का थीम है कि हम इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में क्या देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या आपसे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर वो कैसे कैसे यहाँ पे सत्याग्रह चलाते हैं, कैसे उनका सत्याग्रह सक्सेस होता है और वो अपने आप को एक छवि दे देते हैं पूरे समाज में, और कैसे महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर की तरह उभरते हैं और इनकी बात सब लोग मानने लगते हैं। मतलब महात्मा गांधी जब भी जो सत्याग्रह शुरू करते थे तो लोगों को ऐसा विश्वास होता था कि ये सत्याग्रह सक्सेस होगा तो हमें आजादी जरूर मिलेगी। तो कैसे महात्मा गांधी अपने आप को एक्सपेंड किए उन लोगों के बीच, इन सभी बातों को आपको तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखेंगे। तो बैकग्राउंड ये है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आते हैं भारत में, ठीक है। आते हैं नहीं, बुलाए जाते हैं। कौन बुलाता है? तो महात्मा गांधी को बुलाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे एग्जाम में पूछेगा एमसीक्यू में कि बताइए महात्मा गांधी को भारत में किसने बुलाया, तो गोपाल कृष्ण गोखले, नाम याद रखिएगा, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बुलाए जाते हैं। जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो ये पूरे भारत को भ्रमण करना चाहते थे, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से आए थे और साउथ अफ्रीका में ये वहां पे सत्याग्रह चला रहे थे। किसके खिलाफ? तो जो वहां पे रंग भेद था, कलर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था गोरे और काले के बीच में, तो वहां पे महात्मा गांधी बहुत सारे सत्याग्रह चलाए जो कि सक्सेस भी रहा, ठीक है। वहां पे इनको एक केसरी आई हिंद से सम्मानित किया गया था, अवार्ड देके, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को केसरी आई हिंद अवार्ड दिया गया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो वो इस भारत की भ्रमण करना चाहते थे, ठीक है। तो 1960 तक, 1 साल तक महात्मा गांधी पूरे भारत को देखे, समझे कि यहाँ की स्थिति क्या थी। जब महात्मा गांधी को पता चल गया कि कैसे ब्रिटिशर्स भारतीय लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, ऑपरेसिव मूवमेंट चला रहे हैं, तब महात्मा गांधी बहुत सारे बड़े एक्शन लिए, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा मूवमेंट, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वॉलेट सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो इस पूरे वीडियो का थीम है, ठीक है। तो 1960 तक तो महात्मा गांधी पूरे भारत को समझे, ठीक है। और 1917 का जो दौर आता है, 1917 का, यही दौर महात्मा गांधी के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा और महात्मा गांधी के साथ साथ जो भारतीय लोग थे उनके लिए भी ये साल इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि इस साल में क्या हुआ, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह को लीड किए, ठीक है। 1916 में एक पैक्ट होता है, पैक्ट का नाम है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में महात्मा गांधी को बुलाया गया था। महात्मा गांधी का मिलन वहां पे एक व्यक्ति से होता है
जो कि चंपारण और बिहार के किसान रहते हैं या लैंड लॉर्ड रहते हैं, ठीक है। जब महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला जो कि बिहार चंपारण के थे, चंपारण के जो व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, उनका मिलन होता है महात्मा गांधी के साथ। जब वो महात्मा गांधी से मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि चंपारण और बिहार की स्थिति कैसी है। यहाँ पे एक सिस्टम चलाया जाता था जिसका नाम है तिनकठिया। आप लोग सुने भी होंगे तिनकठिया सिस्टम। पहले देख लेते हैं तिनकठिया सिस्टम क्या था, उसके बाद थोड़ा चंपारण सत्याग्रह देख लेंगे, फिर सबको देख के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे आएंगे, ठीक है। जो तिनकठिया सिस्टम था, उस तिनकठिया सिस्टम ये था कि महात्मा गांधी जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, भारतीय लोगों पे 3/20% एग्रीकल्चरल टैक्स लगाते थे। मतलब कि मान लीजिए आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन मतलब 1 बीघा जमीन, ठीक है। तो आपके पास जो 1 बीघा या 20 कट्ठा जमीन है, उसमें से आप जो प्रोडक्शन करेंगे उसका जो 3 कट्ठा भाग है, 3/20 भाग है, वो आप अंग्रेज को दे देंगे, ठीक है। उसमें यही था। और उसमें भी ये लोग जो कल्टीवेशन कराते थे, वो कल्टीवेशन होता था इंडिगो का, इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती, ठीक है। आप लोग नील की खेती बारे में सुने भी होंगे। अगर किसी पैच ऑफ लैंड पे आप नील की खेती कर रहे हैं, इंडिगो कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो आने वाले 2-3 साल तक वो जमीन पे कभी भी आप कोई और फसल नहीं उपजा सकते हैं, क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही बंजर और बहुत ही खराब हो जाती है आफ्टर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ठीक है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे आए, अपना सत्याग्रह चलाए और इस तिनकठिया सिस्टम को बंद करा दिया, ठीक है। तिनकठिया सिस्टम को हटवा दिया। एक ग्रेगोरियन कमेटी बैठा था जो कि तिनकठिया प्रणाली, तिनकठिया सिस्टम का जांच कर रहा था, ठीक है। और इसी के तहत ये जो चंपारण सत्याग्रह रहता है वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चंपारण सत्याग्रह समझ आया होगा। मतलब आप देखिए कि चंपारण सत्याग्रह कैसे लोगों को, मतलब किसान थे, जो किसानों को महात्मा गांधी टच करके, छू करके उनको ये साबित करते हैं कि हम अगर चाहें और हम सत्याग्रह करें तो हम कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो उसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, और वो भी रूरल रीजन में। जब महात्मा गांधी यहाँ पे फेमस होते हैं चंपारण सत्याग्रह में, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। मतलब कि जो गांधी जी थे, गांधी जी पहले उनका नाम गांधी जी था, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी नहीं था, ठीक है। जब चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर उनको महात्मा की उपाधि देते हैं। महात्मा का अर्थ होता है भगवान। जब ये बिहार में आते हैं तो वहाँ के लोग इनको भगवान मानने लगते हैं। उनको लगता है लोगों को कि एक अवतार है भगवान का, जो कि हमारे दुखों को हरने के लिए आए हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी को या गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ये आपके एग्जाम में आएगा, आप बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये था आपका चंपारण का स्टोरी, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं खेड़ा में। अहमदाबाद एक जिला है खेड़ा। महात्मा गांधी जब खेड़ा में जाते हैं तो खेड़ा में भी कल्टीवेशन पे ही था। क्या हुआ था कि खेड़ा में जो ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ के फार्मर से, किसान से बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे। और उस समय क्या हुआ था, बहुत बड़ी फैमिन आई थी। फैमिन मतलब कि बीमारी आया था, ठीक है। प्लेग, बीमारी ना था प्लेग, ठीक है। एक प्लेग आया था और उस प्लेग के कारण जो किसान थे उनकी स्थिति खराब हुई थी, और साथ में बहुत बड़ा ड्रॉट पड़ा था, सूखा पड़ा था, और सूखा के कारण उनका जो खेती का फसल है वो भी खराब हो गया था, ठीक है। तो उनके पास बढ़िया मतलब कि अमाउंट में अनाज नहीं था जिसकी हेल्प से वो उनको टैक्स पे कर सके। तो वहाँ पे जो फार्मर थे, किसान थे, उनकी स्थिति भी बहुत ही खराब थी, डाउन थी। फिर महात्मा गांधी वहाँ पे गए, सत्याग्रह चलाए और ब्रिटिशर से ये मांग किए, कंपनसेशन की मांग किए कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्थिति खराब हो गई है पहले से ही। जो नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि प्लेग, जैसे कि सूखा, ये वहाँ के लोगों की स्थिति खराब कर चुकी है, और ऊपर से आप लोग टैक्स मांग रहे हैं, तो वो कहाँ से पे करेंगे। तो महात्मा गांधी इस बात को वहाँ उठाते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं और एक कंपनसेशन की मांग करते हैं ब्रिटिशर्स से। और अंत में क्या होता है, ब्रिटिशर्स टैक्स लेने की जगह पे
उनको कंपनसेशन दिए और ये भी मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी का एक बिग मूवमेंट आता है जिसका नाम था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति था। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा टैक्स मांगते थे और जो अहमदाबाद मिल में जो वर्कर थे उनकी स्थिति भी बहुत ही खराब थी। उनको बहुत कम वेजेस दिया जाता था, मजदूरी बहुत ही कम दिया जाता था और उनको 12 से 16 घंटा तक काम करवाया जाता था। ठीक है, तो जब ये बात महात्मा गांधी को पता चलता है तो महात्मा गांधी वहां पे एक हंगर स्ट्राइक करते हैं। उसे लिखा गया है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक का मतलब महात्मा गांधी का एक आदत ये था कि जब भी मतलब कि आप ही वैसे करते होंगे, आपकी जब मम्मी गुस्सा होती होगी या घर पे कोई गुस्सा होता होगा तो आप क्या करते हैं, खाना पीना खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, खाना पीना खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी क्या किए, अहमदाबाद में खाना को त्याग दिए। ठीक है, मतलब भूखे रहना शुरू कर दिए और ऐसा बोला जाता है कि वो मतलब लगातार 15 से 20 दिन भूखे थे। ठीक है, और एक स्ट्राइक कर रहे थे जिसका नाम क्या था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और लास्ट में ब्रिटिशर्स आते हैं तो वहाँ के जो वर्कर रहते हैं उनको भी कंपनसेशन मिलता है और साथ में ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था ये भी सक्सेसफुल होता है। आई होप कि आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक समझ में आया होगा। ठीक है, 1917 में तो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में और साथ में 1918 में आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हुआ था। ठीक है, ये सब पूरा बात रहा 1918 तक का। तो ये स्टोरी आपको समझ आया होगा कैसे महात्मा गांधी भारत आते हैं और भारत की स्थिति कैसे सुधारते हैं। ठीक है, बाद में एक और सत्याग्रह चलाते हैं महात्मा गांधी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा दर्दनाक भी था। ठीक है, इसको समझते हैं। इससे पहले एक और चीज समझते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार WW, फर्स्ट वर्ल्ड वार वो आपका शुरू होता है 1914 से लेके 1914 में शुरू होता है और 1918 तक चलता है। आप लोग जानते होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्लास 9 में तो पढ़ के आए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो युद्ध था वो अलाइड और एक्सिस पावर के बीच में होता है। एक्सिस पावर, ठीक है, एक तरफ था अलाइड पावर, एक तरफ था एक्सिस पावर। जो अलाइड पावर था इसमें आपका ब्रिटेन था और आपका रसिया था, उसके साथ आपका फ्रांस भी था। ठीक है, और आपकी एक्सिस पावर में जर्मनी, टर्की और इटली था। ठीक है, मतलब कि ये जो और एक और था ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, तो आप देखते हैं 1914 में एक वर्ल्ड वार शुरू हुआ जो कि 1918 तक चला और इस वर्ल्ड वार में दो खेमे थे। पहले खेमे का नाम था अलाइड पावर, दूसरे खेमे का नाम था एक्सिस पावर। अलाइड पावर में रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश थे और एक्सिस पावर में जर्मनी, टर्की, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी था। आप लोगों को याद होगा कि जो भारत में जो कॉलोनी थे वो कॉलोनी आपका ब्रिटिशर्स थे। तो जब देखते हैं ब्रिटिशर्स कि महात्मा गांधी का एक्सपेंशन भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब लोग वहां पे भारत में महात्मा गांधी की बात मान रहे हैं। महात्मा गांधी जो भी बोलते थे कि यहाँ पे सत्याग्रह करना है तो लोग सत्याग्रह शुरू कर देते थे। तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये जो व्यक्ति है महात्मा गांधी का बात सब कोई मान रहा है। ये लोग क्या किए, ब्रिटिशर्स महात्मा गांधी से ये डिमांड किए, महात्मा गांधी से ये बताए कि अगर आप हम लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वार में आर्मी का सपोर्ट दिलाते हैं, मतलब महात्मा गांधी साहब आते हैं ब्रिटिशर्स और कहते हैं अगर आप हमको फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर आप भारतीय आर्मी को भेजते हैं कि वो ब्रिटिशर्स का साथ देके फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़े, तो आने वाले समय में हम इस देश को, भारत देश को आजाद कर देंगे और अपने देश चले जाएंगे। ये लोग ब्रिटिशर्स लोग महात्मा गांधी से वादा करते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, जैसे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म होता है 1918 में और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होता है 1919 में, जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ और ये लोग अलाइड पावर ये जीत जाते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, जैसे अलाइड पावर जीते तो इनका जो वादा था वो वादा पूरा भूल जाते हैं और वादा भूलना तो छोड़िए, वो तो बोलते कि हम आपको आपके देश को छोड़ देंगे और चले जाएंगे। साथ में क्या करते हैं, ये भारतीयों के लिए एक ब्लैक लॉ लाते हैं।
जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। ठीक है, वो लोग बोले थे कि हम आप लोगों को छोड़ देंगे, आप लोगों को हेल्प मिलेगा अगर आप हमको हेल्प करेंगे तो। लेकिन महात्मा गांधी ये गलती कर दिए कि वो उनकी बात को मान लिए। ठीक है, और उनकी बात को मानने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ गई भारतीयों पे, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों पे रॉलेट एक्ट लागू कर दिए। ये रॉलेट एक्ट क्या है उसको देखते हैं। रॉलेट एक्ट में ये था, ये कौन लाया था, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। ठीक है, उस समय के वाइसरॉय आए थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट में ये था कि ये बताइए आपको, अभी हम बोल दें कि अगर आप और आपके जो दोस्त हैं या आपके घर के जो बुजुर्ग आदमी हैं, वो अगर किसी पब्लिक प्लेस पे जाके मीटिंग करता है, बातचीत करता है या किसी रिवोल्यूशन का प्लानिंग करता है, तो हम आपको अरेस्ट कर देंगे। आप लोग जब सोते होंगे 8-9 बजे तक, तो आप देखिएगा आपके घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो 5-6 बजे तक सुबह में उठ के वो चाय वाले होटल पे पहुंच जाते हैं और चाय पीते हैं। 5 बजे बैठेंगे चाय पीने और 7 बजे तक चाय ही पीते रहते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, अपने हाथ में न्यूज़पेपर ले लेंगे, चाय पीते रहेंगे, 2-4 व्यक्ति रहेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और वो क्या करेंगे, कुछ पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा अभी भी होता है, पहले भी होता था। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो समाचार को पहुंचाते हैं लोगों के पास। ठीक है, यही स्थिति वहां भी थी। लेकिन अंग्रेज क्या किए, रॉलेट एक्ट ला दिए। रॉलेट एक्ट में ये था कि 3-4 व्यक्ति साथ में बैठ के किसी पब्लिक प्लेस पे बात नहीं कर सकता है। इससे बताइए जो आज का मीडिया है, जो इंफॉर्मेशन है, क्या लोगों के पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। और लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा कि सरकार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा क्या सही हो रहा है या क्या गलती हो रहा है। ठीक है, तो यही काम होता है रॉलेट एक्ट में। और देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति और गलती से पब्लिक प्लेस पे मीटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो उसको विदाउट एनी ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है आप अगर इस समय आपको कोई अरेस्ट करेगा, मतलब पुलिस अरेस्ट करेगा और थाने में ले जाएगा, तो देखिएगा आपको 24 घंटे के अंदर में वो आपको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ठीक है, लेकिन इस रॉलेट एक्ट में ये था कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे बातचीत कर रहे हैं और पकड़े गए, ठीक है, तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगा और बिना किसी ट्रायल के आपको कहाँ बंद कर देगा, जेल में। और वो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। आप पहले 2 साल तक जेल में सड़ेंगे, फिर जब आप जेल से बाहर आएंगे तो आपका ट्रायल होगा कि आप गुनहगार थे या निर्दोष थे। अब मान लीजिए कि आप उस समय मतलब कि खाना पीने की बात कर रहे होंगे, किसी प्लानिंग कर नहीं रहे होंगे। उसमें क्या था कि अगर कोई प्लानिंग कर रहा है रिवोल्यूशन का, मतलब कोई स्ट्राइक करने का या कोई रिवोल्यूशन करने की कोई प्लानिंग कर रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये था उसमें। अब मान लीजिए आप दोनों व्यक्ति बैठ के या कुछ व्यक्ति बैठ के आपस में मतलब पर्सनल बात कर रहे होंगे पब्लिक प्लेस पे ही, और आपको पकड़ लिया गया होगा और 2 साल तक पहले जेल में रखा गया होगा। फिर जब आप 2 साल बाद आएंगे बाहर, तो आप देखेंगे कि जो ट्रायल हुआ उस ट्रायल में आप निर्दोष साबित हो गए। ठीक है, तो आपको छोड़ दिया गया, लेकिन 2 साल तो आप जेल में तो रह लिए। तो इसी में ये था, रॉलेट एक्ट में जो व्यक्ति थे इनको प्रताड़ित किया जा रहा था 2 साल तक। ठीक है, तो ये बहुत ही बेकार लॉ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा इसे ब्लैक लॉ का नाम दिया जाता है, ब्लैक लॉ। ठीक है, आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा कि रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ का नाम किसने दिया, तो महात्मा गांधी दिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब रॉलेट एक्ट आता है, तो इससे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट था वो आप देखिएगा मुंबई वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में और उत्तर प्रदेश वाले, और मतलब जो रिवोल्यूशनरी रीजन थे वहां पे देखने को मिलता है। पंजाब में 2 बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, 2 नाम था, एक नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति बहुत बड़े लीडर थे पूरे पंजाब के। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, इनको ब्रिटिशर्स 10 अप्रैल को 1919 अरेस्ट कर लेते हैं। ये किचलू और सत्यपाल बहुत बड़ा मतलब कि वो प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे इस रॉलेट सत्याग्रह को हटाया जाए। तो उस प्लानिंग के दौरान इनको अरेस्ट किया जाता है 10 अप्रैल को, और जैसे ही सत्यपाल और किचलू अरेस्ट होते हैं
तो उनके अंडर में जो भी रिवोल्यूशनरी थे वो बौखला जाते हैं। ठीक है, कब अरेस्ट हुई ये दोनों? 10 अप्रैल 1919। अगर आपसे पूछ रहे एग्जाम में कि रॉलेट एक्ट कब आया तो बताइएगा 24 मार्च 1919। 24 मार्च 1919 को ये एक्ट आया था। ठीक है, जैसे ये एक्ट आता है तो महात्मा गांधी भी इसको हटाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बहुत प्रयास में वो क्या करते हैं, एक सत्याग्रह शुरू करने की मांग करते हैं। महात्मा गांधी बोलते हैं कि हम लोग 6 अप्रैल को 1919 में हम लोग रॉलेट सत्याग्रह शुरू करेंगे। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह कब? 6 अप्रैल। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह शुरू भी हुआ था। लेकिन जब डॉक्टर सत्यपाल और किचलू अरेस्ट हो जाते हैं तो देखा गया कि ये मूवमेंट धीरे धीरे वायलेंस में शुरू होने लगा। महात्मा गांधी का जितना भी सत्याग्रह है वो नॉन वायलेंट होता था, लेकिन इसके कारण ये जो पंजाब वाला रीजन था उसमें थोड़ा वायलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, घटना हो जाता है। घटना का नाम था जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, दिन था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग एक गार्डन है अमृतसर पंजाब में। ठीक है, जो कि गोल्डन टेम्पल के जस्ट ही पास में है। आप जाइएगा तो देखिएगा। उस जलियांवाला बाग का जो एथनिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। गार्डन पूरा है। ठीक है, और उस गार्डन को बड़े बड़े दीवारों से ढक दिया गया था। मतलब कि वो चारों तरफ से दीवारों से क्या था, कैप्चर था, और उसका जो गेट था वो एक ही था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को उस जलियांवाले बाग में एक मेला को आयोजित किया जाता है। ये जो अप्रैल का महीना है इसमें पंजाब में लोग बैसाखी का मेला भी मनाते हैं। बैसाखी का मेला में ये था कि जो भी किसान होते हैं जब अपना अनाज काटते हैं तो वो उस अनाज को पूजने के लिए, उस अनाज को मनाने के लिए वो लोग एक मेला का आयोजन करते हैं जिससे हम बोलते हैं बैसाखी का मेला। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में बैसाखी का मेला आयोजित किया गया था। और उस मेले में बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, ठीक है, मतलब भारत के हर राज्य से लोग घूमने गए थे। वो मेला बहुत ही फेमस था। जैसे कि अभी आप सुने होंगे कि सोन का मेला है। ठीक है, या एक और मेला होता है 12 साल का आता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, एक मेला है। ठीक है, 12 साल का आता है, नाम नहीं याद रहा। ठीक है, तो उसी प्रकार बैसाखी का मेला भी था। ठीक है, तो बैसाखी के मेला में बहुत लोग घूमने गए थे और उस मेले में छोटे छोटे बच्चे के साथ, औरत के साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। ठीक है, वो लोग मेला आयोजन करने गए थे, मेला को एंजॉय करने गए थे। अब देखिए, कभी भी जो रिवोल्यूशनरी होते थे ना वो मेले का प्रयोग करते थे प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, आप इसको कविता में पढ़े होंगे, हिंदी का कविता था। उस कविता में बताया गया कि जो भी मतलब रिवोल्यूशनरी होते हैं, क्रांतिकारी, वो मेले का प्रयोग करके अपने आप को उस मेले में ले जाके वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अगला रिवोल्यूशन या अगला जो मूवमेंट है वो कैसे करना है। ठीक है, तो वैसे ही होता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में बहुत सारे व्यक्ति आए थे मेला को एंजॉय करने, और उसमें कुछ सारे रिवोल्यूशनरी आए थे, लेकिन वो भी रिवोल्यूशनरी चुपचाप शांति से पीसफुली वो क्या कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, लोगों को अवगत कर रहे थे कि रॉलेट सत्याग्रह क्या है। वो बता रहे थे हम लोगों को कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ है, हम लोग को नॉन वायलेंटली पीसफुली इस सत्याग्रह को अटेंड करना है और इस रॉलेट सत्याग्रह और इस रॉलेट एक्ट को हटाना है। ठीक है, तो ये लोग पीसफुली बता रहे थे, लेकिन उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था जनरल ओडायर, जो कि जनरल सेक्रेटरी था वहां का अमृतसर का। ठीक है, वो क्या करता है, करीब 90 सेना को लेकर के और साथ में एक मशीन गन को लेकर के उस जलियांवाले बाग में पहुंचता है। और आप देखिएगा जलियांवाले बाग का जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा था, वो लेके आया था मशीन गन। ठीक है, मशीन गन उस रास्ते से जा नहीं पाया, नहीं तो मशीन गन लेके जाता वो। बताइए, जो मेला में लोग घूमने आया था उसको वो मशीन गन लेके गया था मारने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जनरल ओडायर बहुत ही अप्रेसिव व्यक्ति था। ठीक है, अत्याचारी व्यक्ति था। वो क्या करता है कि 90 से 100 व्यक्ति को सेना को लेके जाता है जलियांवाले बाग में, और जैसे ही वो उस बाग में जाता है, उसका एक ही गेट था, उस गेट को बंद करवा देता है। और बंद करवाने के बाद सिर्फ एक बात बोलता है कि फायर। जैसे ही वो फायर बोलता है तो वहां पे जो भी व्यक्ति थे, बच्चे थे और औरतें थी, उनको गोली से मार दिया जाता है। करीब 1500 से लेके मतलब 1000 से लेकर 1500 व्यक्ति उसमें मारे गए थे।
और 1500 से लेकर 2800 व्यक्ति तक घायल हुए थे। ठीक है, और ये जो 13 अप्रैल 1919 वाला घटना है, इसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर जनरल ओडायर को अंत में उधम सिंह द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, उधम सिंह भारत के व्यक्ति थे और वो उनके जो उधम सिंह थे उनके जो पेरेंट थे, उनके जो परिवार थे, उसी जलियांवाला बाग में मारे गए थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए उधम सिंह जाते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जाके वो जनरल ओडायर को गोली मार करते हैं। ठीक है, ये सारा स्टोरी था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर का। तो आई हो कि आप रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में स्ट्राइक, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सारा आप समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लाया गया। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? नॉन कॉपरेशन, एक होता है कॉपरेशन या कॉपरेट। कॉपरेट का मतलब क्या होता है? सहयोग करना, और एक होता है नॉन कॉपरेट, मतलब कि असहयोग करना, सहयोग करना बंद कर देना, असहयोग करना। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, और महात्मा गांधी को ये रियलाइज होता है कि जब तक हम ब्रिटिशर्स का सहयोग करेंगे तब तक हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी को ये एहसास हो जाता है कि अब हमें कॉपरेट करना बंद करना होगा। और महात्मा गांधी बताते भी हैं कि जब तक हम इन ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, इन ब्रिटिशर्स का सहयोग देंगे, तब तक हम भारत को और ही गहराइयों में डुबाते जाएंगे। मतलब भारत कभी आजादी नहीं होगा जब तक हम इन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे या सहयोग करेंगे, तब तक भारत आजाद नहीं होगा। तो महात्मा गांधी एक डिफिनेशन देते हैं नॉन कॉपरेशन का, जिसमें वो बताते हैं कि अगर हम असहयोग करना शुरू करें तो ब्रिटिश सरकार 10 दिन में गिर जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और ऐसा होता भी है। ठीक है, शुरू होता है सितंबर। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, 1920 सितंबर का महीना था, और एक पैक्ट हुआ था, जो कि आपका पैक्ट हुआ था कोलकाता में, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता पैक्ट में। ठीक है, कैलकटा बोलते थे पहले कोलकाता को। तो कैलकटा पैक्ट 1920 सितंबर में होता है, जिसमें महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल देते हैं। प्रपोजल मतलब कि वो आईएनसी के सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने आते हैं और ये बताते हैं कांग्रेस के मेंबर को कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है और इससे क्या सहायता होगा भारत के मूवमेंट में या इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था वो सितंबर कलकत्ता सेशन 1920 में दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एमसीक्यू में, बताइए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल किस सेशन में दिया जाता है? तो आप बताएंगे कलकत्ता सेशन, जो कि 1920 सितंबर में हुआ था। और दिसंबर में 1920 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1920 में एक नागपुर सेशन होता है, नागपुर सेशन। इस नागपुर सेशन में 1920 में जो दिसंबर में नागपुर सेशन हुआ था, इस नागपुर सेशन में कांग्रेस के जो मेंबर थे और जो लीडर थे वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद ये मूवमेंट भारत में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1920 में दिसंबर में नागपुर सेशन के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत में शुरू होता है। अब एक बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझते हैं। देखिए, नॉन कॉपरेशन ये था, महात्मा गांधी कहना चाह रहे थे कि हम लोगों को क्या करना है, नॉन कॉपरेट करना है। जो भी मतलब ब्रिटिशर्स के साथ हम लोग सहयोग करते हैं उसको बंद करना होगा, ऐसा भी जरूरी है। देखिए, आप अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं या आप उसको सहयोग कर रहे हैं तब तक वो आप पे शासन करेगा। जैसे ही आप उस सहयोग और सम्मान को बंद करेंगे ना, तो वो आपके पीछे उस चीज को मांगने के लिए आएगा, और जब वो मांगने के लिए आएगा तो आप उससे डिमांड करेंगे। ठीक है, यही आइडिया था महात्मा गांधी का। तो क्या होता है, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है तो महात्मा गांधी बता देते हैं कि जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, मतलब जितने भी विदेशी गुड्स, मतलब होता है कि सामान, जैसे कि कपड़ा हो गया, ठीक है, जैसे कि हम लोग ब्रिटिशर सिस्टम में जीते थे, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर सिस्टम से या इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से मिलता था।
अभी मिलता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी डिमांड किए कि हमें पूरे जितने भी इंग्लिश गुड्स आ रहे हैं, इंग्लिश सिस्टम है, सबको छोड़ देना है, ठीक है। हमें स्वदेशी मूवमेंट की तरफ बढ़ना है। स्वदेशी मूवमेंट में यही था कि हम अपने देश का, स्वदेश का सामान उपयोग करेंगे। और महात्मा गांधी सूती काटने वाला मशीन भी लाए थे, चरखा, चरखा का भी प्रयोग दिखाए थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब देखिए, शुरू में हम आपको बताए होंगे कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आते हैं तो उनको केसरी आई हिंद से सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया था। तो जब महात्मा गांधी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करते हैं तो वो अपना केसरी आई हिंद को, केसरी आई हिंद जो अवार्ड था, इसको वापस कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। और उनके साथ साथ जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी, नाइट की उपाधि या नाइट अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और नाइट अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स को वापस कर देते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी केसरी आई हिंद वापस करते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि या नाइट अवार्ड, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जो भी भारत के लोग हैं, और देखिए जो स्कूल में टीचर थे या जो जज थे, लॉयर थे, और जो पुलिस कर्मचारी में जो व्यक्ति थे, ठीक है, वो सारा इस्तीफा देने लगे, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम से इस्तीफा मतलब कि रिजाइन करने लगे, ठीक है। और रिजाइन करके वो स्वदेशी मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगे। बहुत सारे व्यक्ति भारत में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में थे, साथ ही में जो सर्विस में थे, जो ऑफिसर थे, वो सारा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम को त्याग करके स्वदेशी मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगे। और ये धीरे धीरे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये सक्सेस की तरफ बढ़ने लगा। ब्रिटिशर्स की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन अंत में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि पूरे भारत की इतिहास को बदल देता है, जिसका नाम था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा इंसिडेंट या मैस्कर, ठीक है। चौरी चौरा मैस्कर होता है आपका 5 फरवरी 1922, ठीक है। अब देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपकी किताब में दिया गया होगा कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रूरल रीजन में चलता है, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अर्बन रीजन में चलता है, सिटी में या अर्बन रीजन में कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेस रहा। तो ये इन सारे चीजों को आप किताब में देख लेंगे, ठीक है। और इसमें वही था कि सिटी में भी और अर्बन और रूरल रीजन में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेस रहा था, ठीक है। और अंत में क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। और चौरी चौरा इंसिडेंट के दौरान महात्मा गांधी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, देखिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, गोरखपुर में क्या होता है कि एक गांव था चौरी चौरा, और उस गांव में एक थाना था, ठीक है। चौरी चौरा में जो थाना था, उस थाने पे बहुत सारे जो भारतीय रिवोल्यूशनरी थे, वो उस पर अटैक कर दिए, ठीक है। ये लोग नॉन वायलेंस का प्रयोग करके पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे। और उस थाने के जो व्यक्ति थे, कर्मचारी थे, वो क्या किए, ये लोग पे अटैक कर दिए। और उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे, मतलब जो रिवोल्यूशन चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पुलिस वाले पे अटैक कर दिए। और धीरे धीरे ये मूवमेंट वायलेंस में बदल गया। और अंत में क्या होता है कि भारत के जो लोग थे, जो मूवमेंट कर रहे थे गोरखपुर में, चौरी चौरा में, वो क्या कर देते हैं, उस थाना में आग लगा देते हैं। और जैसे ही वो थाना में आग लगाए तो उसमें 7 व्यक्ति जल के मर गए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि चौरी चौरा जो इंसिडेंट होता है, उसमें 7 ब्रिटिशर्स मर जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑफिसर भी मर जाते हैं उस थाने में जल के। और यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को ये मूवमेंट इंसिडेंट हुआ था। और 12 फरवरी 1922 7 दिन बाद महात्मा गांधी द्वारा इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। क्योंकि गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप देखिएगा तमिलनाडु, केरल, ठीक है, हर जगह पे ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये वायलेंसली काम कर रहा था। नॉन वायलेंट जो मूवमेंट शुरू हुआ था, पीसफुल करना था इस मूवमेंट को, लेकिन लोग धीरे धीरे
वायलेशन का प्रयोग करने लगे। और जैसे ही लोग वायलेंट हुए तो महात्मा गांधी को लगा कि अब ये मूवमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारा जो तादाद है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा विपनदी नहीं है, हम ज़्यादा समय तक इन ब्रिटिशर्स के साथ नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी शुरू से ही विश्वास करते थे अपने आइडियोलॉजी पे, जो नॉन वायलेंस का था, पीसफुली था। ठीक है, सत्य अहिंसा का बात था। तो इसी के कारण महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में ये जान गए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था, कैसे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, लोग असहयोग कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर को। ठीक है, साथ ही में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट ये पड़ा कि भारत के बहुत ज्यादा मास में लोग महात्मा गांधी का सपोर्ट करके बहुत बड़ा जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत का बहुत ही मतलब कि पॉपुलर और साथ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल के साथ साथ अनसक्सेसफुल मूवमेंट भी रहता है। ठीक है, इम्पैक्ट में दीजिएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक अनसक्सेसफुल मूवमेंट रहा। ठीक है, चलिए ये सारा उसका कारण था, इसका इम्पैक्ट था, और इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, यही इस पूरे वीडियो का थीम था। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी इस मूवमेंट को जब कॉल ऑफ किए तो वो क्या सही था, या वहां पे महात्मा गांधी कुछ बड़ी चूक कर दी है, मतलब कि महात्मा गांधी वहां पे कोई बड़ी गलती कर दी है इस मूवमेंट को बंद करके, या महात्मा गांधी की जो समझदारी थी वो सही था इस मूवमेंट को बंद करने का। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी क्या सही में अच्छा किए इस मूवमेंट को बंद करके, या वो बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद रॉलेट एक्ट और नॉन कोऑपरेशन, साथ में जलियांवाला बाग मैसकर, चौरी चौरा इंसिडेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक और ये क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो आपको अभी बताया, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए साइन अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।